वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। मगर ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे एसिड और बेसिस से रिलेटेड, जैसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी बेस। तो बच्चे कह रहे हैं आर्हीनियस और जो ब्रोंस्टेड-लोरी बेस है उसमें आप डिफरेंस बताएं जी। तो आर्हीनियस क्या कहता था, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस ऐसी स्पीशी है जिसको जब एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करती है, जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग बेस ऐसी स्पीशी होती है जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। यानी दोनों में डिफरेंस आ गया ना। जो आर्हीनियस बेस है उसका ताल्लुक हाइड्रोक्सिल आयन से है, यानी OH आयन से, OH नेगेटिव से, उसने ये रिलीज़ करना है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी ने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा OH का कोई ताल्लुक नहीं है बेस से, बल्कि बेस एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है, जो कि एक बेस ने रिलीज़ करना होता है। जैसे कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस के तौर पे ऐड करेगी, क्योंकि NaOH जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये OH आयन रिलीज़ करेगी। लेकिन अगर ब्रोंस्टेड-लोरी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग अमोनिया बेस के तौर पे ऐड करेगी, क्योंकि इसने क्या करना है, H आयन को एक्सेप्ट करना है जी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जब आर्हीनियस एसिड रिएक्ट करती है आर्हीनियस बेस के साथ तो इसके रिज़ल्ट में साल्ट बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव वाटर इज एम्फोटेरिक स्पीशी। कह रहे हैं ये साबित करेंगे वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक का क्या मतलब है। अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें तो ऐसी स्पीशी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशी जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सके उसको हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। और इसकी जो फेमस एग्जाम्पल है वो वाटर ही है। अब ये किस तरह से एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करती है, जब इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो तो तब वाटर क्या करता है, बेस के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाया जाए तो ये अपने आप को एसिड के तौर पे एक्ट करवाता है। इसलिए हम कहते हैं वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी। जैसे कि ये देखें डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं। ये इसमें HCl जो है उसके साथ जब रिएक्ट करवाया हमने वाटर का तो वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। ज़ाहिर सी बात है HCl ने एसिड के तौर पे एक्ट करना है। देखिए सेकंड एग्जांपल में भी एसिटिक एसिड के साथ वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रही है और एसिटिक एसिड एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया तो देखें ज़रा, अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट करेगी और वाटर एज एन एसिड एक्ट करेगा। देखें ज़रा, इसमें वाटर ने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया है और अमोनिया ने H आयन को एक्सेप्ट किया है। तो इन एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट अमोनिया इज़ ब्रोंस्टेड-लोरी बेस बट नॉट आर्हीनियस बेस। सिंपल बच्चे, ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा था कि बेस वो है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। तो अभी जो हमने वाटर के साथ भी एग्जांपल देखी है उसमें देखा हमने कि अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है तो वो ब्रोंस्टेड-लोरी के तौर पे बेस के तौर पे एक्ट करेगी। लेकिन जब आर्हीनियस की बात करें, आर्हीनियस की बेस का ताल्लुक है ही नहीं H पॉजिटिव आयन से। उसके अकॉर्डिंग बेस ऐसी स्पीशी है जो OH आयन को रिलीज़ करेगी एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये इससे हमें सिंपल प्रूव हो जाता है कि अमोनिया ब्रोंस्टेड-लोरी बेस के तौर पे तो एक्ट करती है मगर आर्हीनियस की बेस के तौर पे एक्ट नहीं करेगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। सिंपल, वो रिएक्शन जिसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने। यहाँ आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। तो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने से अडक्ट हमें प्रोडक्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लेविस। आपको पता होना चाहिए आर्हीनियस या ब्रोंस्टेड-लोरी का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से कोई कंसर्न नहीं था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं डिफाइन एंड गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। तो लेविस क्या कहता है कि हमें एसिड एक ऐसी स्पीशी है जिसने क्या करना है,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है। जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है लेविस के अकॉर्डिंग। तो एसिड एक ऐसी स्पीशी है जिसने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करना है। अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी क्या खुसूसियात होंगी। तो सबसे पहले जितने भी केटाइंस हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, स्पीशीज़ हैं जो कि क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। तो ये दो आप करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपने कहना है कि वो स्पीशी जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, द स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस एसिड। आगे कौन से सब्सटेंसेस कर सकते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल द केटाइंस कैन एक्ट एज एन लेविस एसिड। जितने भी केटाइंस हैं वो लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, और जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं वो भी लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। जी नेक्स्ट देखें, वाई BF3 बिहेव एज लेविस एसिड। कह रहे हैं BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैसे लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती है। तो सिंपल इसका आपने आंसर देना है कि BF3 में चूँकि जो बोरॉन है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप देखें 3 बॉन्ड इसने फ्लोरीन के साथ बनाने हैं, तो इसके बावजूद भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे 6, लेकिन बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, 8। जितने भी एटम्स हैं वो यही ट्राई करते हैं या वो 8 इलेक्ट्रॉन करें, और हाइड्रोजन हीलियम कहते हैं कि 2 करें। तो फिर इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी हमने ऊपर भी कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लेविस कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि उसमें जो मेन प्रॉपर्टी थी ना किसी भी बेस की, वो ये थी उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हम वाटर की बात करें तो देखें ज़रा, इसमें मौजूद होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं एक्स्ट्रा हैं, इनके अपने वैलेंस शेल कंप्लीट हैं। तो ये लेविस एसिड के तौर पे तो एक्ट नहीं कर सकता। तो फिर लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो लेविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये बच्चे कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और देन बेसिस की भी हम पढ़ेंगे। बच्चे ओवरऑल तो ये टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और लेकिन हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था सो टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, वो सारी जो करैक्टरिस्टिक्स वो होती फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो तो हो गई। आज हम देखेंगे केमिकल, यानी रिएक्शन, दूसरों के साथ जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है और उसके रिज़ल्ट में क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मेटल्स के साथ एसिड ने रिएक्ट कैसे करना है, तो एसिड जो होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है डिफरेंट तरीके से, और साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। अब वो मेटल कौन सी है ये डिपेंड करता है कि किस तरह ये एसिड रिएक्ट करेगा। एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। यानी अगर तो मेटल जो है वो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, तो इनका जो रिएक्शन होगा वो बहुत एक्सप्लोसिव होगा, यानी धमाका खेज रिएक्शन होगा। बट अगर जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एलुमिनियम के साथ, तो इनका रिएक्शन क्या होगा, मॉडरेट होगा, नॉर्मल रेट पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इनका एक ही बनना है, यानी साल्ट, और साथ में गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन की। तो ये देखें फर्स्ट एग्जांपल है, जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है तो साल्ट बना है, यानी जिंक सल्फेट, और साथ में हमारे पास गैस रिलीज़ हुई है हाइड्रोजन की। तो इसी तरह जब एलुमिनियम का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो हमारे पास AlCl3 का सॉल्ट बना है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हुई है। तो ये बच्चे मेटल के साथ रिएक्शन है कि जब भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में साल्ट रिलीज़ होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी वेपोरेट करेगी, इस्केप होगी। तो ये बच्चे इसका रिएक्शन है मेटल के साथ।
नेक्स्ट देखें रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। अगर हमारे पास कार्बोनेट में हाइड्रोजन का हम इजाफा कर दें तो उसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, लेकिन अगर इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। तो अब देखना है कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड का जब रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट में भी साल्ट रिलीज़ होगा, मगर चूँकि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होगा। बच्चे एक याद रखनी है बात, जब भी एसिड्स के रिएक्शन किसी के साथ भी करवाएंगे तो एक जो प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा सब में, वो होगा साल्ट। बाकी जो साथ बन रही हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वाटर बन रहा है, कोई गैस बन रही है, वो चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बाकी सिचुएशन चेंज होती जाएगी। मगर जो मेन प्रोडक्ट है साल्ट वो सेम ही रहेगा। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखें ज़रा, जब इसका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैंने अभी बताया कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरह जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तब भी हमारे पास यही प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद बेस। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप लोगों ने याद रखना है, जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और साल्ट बना देते हैं, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो चीज़ें बनेंगी, साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसका रिएक्शन है विद बेस। देख लें ज़रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ करवाया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस है, तो साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, इसमें भी बाइसल्फाइड में हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं सल्फेट में, तो हमारे पास वो बाइसल्फाइड बन जाता है। अब यहाँ चूँकि सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। बाकी उसी तरह जैसे कार्बोनेट में एक साल्ट बना था और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, और बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन सेम होगा। देखें ज़रा, कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाया है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। नीचे जब बाइसल्फेट के साथ भी हमारा रिएक्शन सेम है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब जो रिएक्शन है ये है सल्फाइड के साथ। अब इसमें क्या हुआ है, जब भी हमने एसिड का रिएक्शन सल्फाइड के साथ करवाया है तो अब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, ना ही वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एज़ यूजुअल हमारे पास एक साल्ट ही होगा। देखिए ज़रा, हमने आयरन सल्फाइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया है तो हमें मिला है आयरन सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड। और बच्चे एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड रिएक्शन विद सल्फाइड। अब ये सल्फाइड और सल्फाइड में क्या डिफरेंस है बच्चे, याद रखना है, जब सल्फ़र की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो तो उसको हम सल्फाइड्स कहते हैं, और जब हम सल्फाइड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। वो डिपेंड करती है कि साथ में दूसरा कंपाउंड एलिमेंट कौन सा है। तो ये बच्चे आप लोगों ने याद रखना है। अब कुछ एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स। तो ये बच्चे हमारे पास रिएक्शंस थे एसिड्स के। अब हम पढ़ेंगे जो एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले अगर हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसको फर्टिलाइज़र्स की सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, पेंट्स अद्वियात वगैरह बनाने में, लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसको भी हम फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ करते हैं, पेंट्स वगैरह अद्वियात वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसको हम अपनी खुराक को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये अक्सर पेपर में आ जाता है यूज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। और एसिटिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग ऑफ फूड को फ्लेवर देने के लिए। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। अब बच्चे ये एक टेबल दिया गया है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें उन्होंने एसिड्स दिए हैं और उनके सोर्सेज दिए हैं, यानी हमें कहाँ से ये एसिड्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। सबसे पहले सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड के नाम
नाम से हमें पता चल रहा है ये हमें सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं उनसे हम मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें मिल्क से मिलता है। फॉर्मिक एसिड हमें स्टिंग से मिलता है, बी के स्टिंग से। और नेक्स्ट ब्यूटारिक एसिड है जो कि हमें बटर से मिलता है। टार्टेरिक एसिड है जो हमें ग्रेप्स, एप्पल्स, टारमरिंड्स यानी इमली वगैरह से मिलता है। उसके बाद मैलिक एसिड है, ये हमें एप्पल, सेब से मिलता है। यूरिक एसिड यूरिन में प्रेजेंट होता है। स्टीरिक एसिड जितने भी फैट्स हैं इनमें मौजूद होता है। तो ये बच्चे आप लोगों ने सब अच्छी तरह से कर लेने हैं, ये MCQs आपको पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे अभी हमने पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब इसी तरह जो रिएक्शंस हैं हम पढ़ेंगे बेसिस के, ये भी आ जाती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। स्लिपरी होती है इसकी जो टच होता है। इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसका रिएक्शन एसिड के साथ हम देखेंगे। एसिड के साथ वही रिएक्शन है जो पीछे अभी हमने पढ़ा है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट बनेगा और वाटर। जो सेकंड इसका रिएक्शन है वो है अमोनियम साल्ट के साथ। अमोनियम साल्ट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज़ होगी, साल्ट तो बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। तो ये हमारा रिएक्शन है बेस का अमोनिया साल्ट के साथ। नेक्स्ट देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, जब भी हम अल्कलीस की बात करें जी, हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है बेस जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है हैवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये डिफरेंट कलर के उनके प्रेसिपिटेट बनाती है, जिससे हमें इनकी हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, अल्कलीस प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनाती है किसके, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के। व्हेन एडेड टू सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल, जब इसको ऐड किया जाता है हैवी मेटल के सोल्यूशन के अंदर, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कैल्शियम है। देखें ज़रा, कॉपर सल्फेट में जब इसे ऐड करें तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। जैसे इसका रिएक्शन जिंक क्लोराइड के साथ करवाया जाए तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाती है जिंक हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जो भी मेटल होगी उसका हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी और उसका एक स्पेसिफिक कलर होगा। नेक्स्ट आयरन क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगी और इनकी कलर क्या होगा, ब्राउन। नेक्स्ट जो है लेड नाइट्रेट है, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगी। जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। फिर आयरन सल्फेट के साथ ये आयरन हाइड्रोक्साइड का बनाएगी हाइड्रोक्साइड आयन, जो उसके प्रेसिपिटेट है उसका कलर होगा ग्रीन, डर्टी ग्रीन, थोड़ा सा डल सा ग्रीन। तो ये बचे हमारे पास रिएक्शन से बेसिस के। अब बेसिस के भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम सोप की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग एजेंट और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बैटरीज़ में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एसिडिटी को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखे डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं एसिड के, और देन हमने बेसिस के रिएक्शंस भी देखे और इनके डेली लाइफ में यूजेस भी देखे। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ है जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे स्टमक से रिलेटेड है। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं एसिडिटी हो गई, मैदे में जलन हो रही है, तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। कह रहे कि हमारा जो स्टमक है सिक्रीट केमिकल इन अ रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड। हमारा जो स्टमक है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। दिस केमिकल्स मेनली कंसिस्ट, और इस ये जो केमिकल है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अलावा डिफरेंट साल्ट्स होते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एक एसिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये क्या करता है, ऑल दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ हाईली क्रूसिव बट स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इफेक्ट बिकॉज इट इज़ लाइंड विद द सेल दैट प्रोड्यूस बेस। कह रहे हैं अगरचे ये बहुत क्रूसिव है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे मैदे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारे मैदे की लाइनिंग में साथ बेस होती है जो कि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। आपको अभी हमने एसिड और बेस के रिएक्शन का बताया है कि जब इनका रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है और ये इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के। तो फिर ये जो बेस है ये मैदे के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इस एसिड का, ये होता क्यों है हमारे मैदे में, स्टमक में, बेसिकली इसने हमारी
जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना होता है, इसमें ब्रेक डाउन करना होता है केमिकल बॉन्ड को जो कि खुराक के अंदर है, और फिर उसकी डाइजेशन करवानी होती है। तो जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं फूड के उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल वन में, और इसके अलावा ये हार्मफुल बैक्टीरिया सर्टन फूड ड्रिंक्स के अंदर जो मौजूद होते हैं उनको भी किल करते हैं। बट एक बात है, जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट फूड यूज़ करते हैं तो हमारे मैदे में ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोड्यूस होता है। सो इसकी वजह से हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा जलन फील होती है हमारे पास हमारे मैदे में हमें, और ये जो फीलिंग्स हैं ये हमारी चेस्ट तक भी चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बर्निंग। हमारे दिल में सीने में क्या हो रही है, जलन हो रही है। तो इससे बचने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप इसका यूज़ ये सादा खुराक इस्तेमाल करें, और सोते वक्त जो आपका सर है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए आपके बाकी बॉडी से, और इसके अलावा अपनी डाइट को हेल्दी रखें। तो ये बच्चे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में, ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड जो है वो रिलीज़ होता है, तो इसका तो आंसर आप देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसका यूज़ पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपने कहना खुराक की डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है उनके दरमियान जो बॉन्ड है उनको, और इसके अलावा जो डिफरेंट बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं जो हम फास्ट फूड खाते हैं उनको भी ये किल करता है। अब अगर पूछा जाए कि हमारे मैदे पे कोई, स्टमक पे कोई इसका बैड इम्पैक्ट क्यों नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें लाइनिंग में बेस है जो इसके इफ़ेक्ट को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, साल्ट बनाती है। अब इसकी वजह से मसला भी हो सकता है वो क्योंकि जब हमारी डाइट अच्छी ना हो, हम अच्छी खुराक इस्तेमाल नहीं करते तो ये ज़्यादा रिलीज़ होता है, फिर ये हमें इफ़ेक्ट कर सकता है, ये हमारे पास हार्ट बर्निंग का कॉज बन सकता है। और फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन अवॉइड इट, ये जो हमारे पास हाइपर एसिडिटी आ रही है, बर्निंग आ रही है, तो उसके लिए आपने सिंपल ये जो 3 पॉइंट है बताना है कि बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, ओवर ईटिंग से, इसके अलावा फास्ट फूड से बचें, और अब सोते हुए आपका सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, खुराक के बाद थोड़ी सी चहलकदमी की जाए। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पीएस से रिलेटेड अपना टॉपिक कवर करेंगे कल। थैंक यू।